हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर फर्स्ट डिस्कस कर लिया था। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप सहसंयोजक यौगिक का लेक्चर नंबर सेकंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने आपको द्विक्लवण और उप सहसंयोजक यौगिक में अंतर बता दिया था। किस किस में बेटा? द्विक्लवण और उप सहसंयोजक यौगिक में आपको हमने अंतर बता दिया था। ठीक है, तो इसमें आपको बताया था कि यहाँ से एक मार्क्स का क्वेश्चन उठता है। इसमें कहा था कि भैया आपके पास में ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, जलीय विलयन में क्या हो जाते हैं, अपने आयनों में नहीं टूटते हैं, जबकि ये टूट जाते हैं। इनमें आयनिक बंध प्रकृति होती है, इनमें आयनिक बंध प्रकृति नहीं होती है। इनमें सामान्य संयोजकता नहीं पाई जाती है, इनमें सामान्य संयोजकता पाई जाती है। आज हम बात करेंगे, जनरली थोड़ा सा हम आगे मूव करेंगे और आगे के लिए सबसे पहले अपन एग्जांपल लेते हैं K4FeCN6। ठीक है, इसके अंदर अब अपन यदि बात करते हैं आयंस की, तो देखो बेटा, इसको आयंस में अगर हम तोड़ते हैं तो 4K प्लस FeCN6 4 माइनस। अब आपसे कई बार क्या करते हैं कि यहां से आयनों की संख्या पूछ लेते हैं। तो आयनों की संख्या के लिए बता रखा है कि भैया ये फर्स्ट ग्रुप के अंदर आता है, पोटेशियम है, आपको अच्छे से पता है, ली ना की रब से। तो भैया ये कौन सा ग्रुप में आ गया? फर्स्ट ग्रुप में। इसको बोलते हैं क्षारीय धातु। तो खास बात क्या है कि इस पर चार्ज कैसा होगा? +1 चार्ज होगा बेटा। कितने पोटेशियम है? 4 पोटेशियम है, तो कितना आ गया? 4K प्लस आ गया। जितना चार्ज वहां यहां आ रहा है उतना ही चार्ज वहां आएगा। तो आपसे यहां पूछ लेता है कि बताओ भैया आयंस की संख्या कितनी है यहाँ पे आपके। तो यहाँ पे आपके जो आयंस होंगे वो आपके पास में होंगे, यहाँ आपके जो आयन होंगे वो कितने होंगे बेटा? आपके आयनों की संख्या होगी आपके पास में 4 + 1 = 5। ठीक है, ये गलती मत करना कि इस पे अगर 4 - 4 दिखा रखा है तो आप पूरा इसको आयन काउंट करोगे, पूरा इसका एक काउंट करोगे, क्योंकि यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक काउंट होती है, ना कि ये चार्ज काउंट होता है। ऐसे ही देखो, हम एक एग्जांपल और लेते हैं बेटा। दूसरा एग्जांपल कैसे लेंगे? देखो, वही काम करेंगे। सबसे पहले Cl को पकड़ो। Cl पे चार्ज कितना होता है? -1। तो देखो बेटा, इसको हम कैसे तोड़ेंगे? NiH2O का होल 6 2 + 2Cl-। ठीक है बेटा, यहां पर भी आपसे अगर पूछता है कि बताओ भैया यहाँ पे आयन कितने होते हैं, तो कितने होंगे बेटा? यहाँ पर होगा आपके पास में 1 + 2 बराबर कितने आयन हो गए? आपके पास में 3 आयन हो गए। तो इस तरीके से अपन यहाँ इसको आयंस में तोड़ना सीख लेते हैं। ये क्यों सिखा रहा हूं? क्योंकि आगे आपके काम में आने वाला है। ठीक है बेटा, अब कुछ देखो बेसिक जो टर्म्स है उनको अपन यहां डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक टर्म्स कौन कौन सी है जो सामान्यतः 1 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ ली जाती है। तो देखो, इसके लिए आपको एग्जांपल लेते हैं अपन K4FeCN6। ठीक है बेटा, इसके अंदर देखो, सबसे पहला जो मैं लेता हूं, पहली परिभाषा लेता हूं मैं आयनिक मंडल की। किसकी लेता हूं बेटा? आयनिक मंडल। इसको अपन आयोनिक स्पेयर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? आयोनिक स्पेयर। ठीक है भाई, इसको नंबर फर्स्ट देखते हैं। नंबर सेकंड की बात करते हैं तो नंबर सेकंड पे अपन इसकी बात करते हैं, जो कि ब्रैकेट में आपके आ रहा है। इसको हम बोलते हैं समन्वय मंडल। समन्वय मंडल। ठीक है, इसको हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कोऑर्डिनेशन स्पेयर। कोऑर्डिनेशन स्पेयर। ठीक है बेटा, नंबर ये आपने कौन सा दे दिया? ये नंबर आपने सेकंड दे दिया। नंबर थर्ड पर आता है आपका, चलो ये ले लेते हैं। नंबर थर्ड पर आ गया आपका सेंट्रल मेटल। इसको अपन क्या बोलते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है बेटा,
ये आपका नंबर 3 पर आ गया, ठीक है, इसको नंबर 3 दे देते हैं। नंबर 4 पे आता है आपका बेटा लीगेंड। नंबर 4 पे आपका कौन सा आता है? लीगेंड। लीगेंड को इंग्लिश में भी लीगेंड ही कहते हैं और हिंदी में भी क्या बोलते हैं बेटा इसको? लीगेंड। और 5th जो टर्म्स रह गई, वो टर्म्स कौन सी रह गई? 5th भी देखो, 5th है उप सह संयोजक, उप सह संयोजक संख्या। इसको हम समन्वय संख्या भी कहते हैं, समन्वय संख्या, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं बेटा इसको? कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो जनरली अपन ने बात की, सबसे पहली टर्म्स आती है आयनिक मंडल, दूसरी टर्म्स आती है आपके समन्वय मंडल, तीसरी टर्म्स आती है केंद्रीय धातु परमाणु, चौथी टर्म्स आती है आपके पास में लीगेंड, और जो आपके पास में 5वीं टर्म्स आती है वो आती है उपसहसंयोजक संख्या, या इसको क्या बोलते हैं अपन? समन्वय संख्या। इनके बारे में अपन एक एक को बारी बारी से लेते हैं और इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। देखो बेटा, तो जो पहला नंबर आता है वो आता है आपके पास में आयनिक मंडल। कौन सा आता है बेटा? आयनिक मंडल, ठीक है। इसको अपन आयोनिक स्पेयर बोलते हैं, यह बता ही चुका हूं मैं आपको। क्या बोलते हैं बेटा इसको? आयोनिक स्पेयर, ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो इसके अंदर खास बात क्या है, क्या कहेंगे? देखो इसको बोलते हैं वर्गाकार कोष्टक, या इसको अपन गुरु कोष्टक भी कहते हैं, ठीक है। तो वर्गाकार कोष्टक के बाहर, वर्गाकार कोष्टक के बाहर, वर्गाकार कोष्टक के बाहर जो स्पीसीज होगी, के बाहर जो स्पीसीज होगी उसको हम क्या बोल देंगे? आयनिक मंडल बोल देंगे, ठीक है। वर्गाकार कोष्टक के बाहर स्थित जो स्पीसीज होगी उसको हम क्या बोल देंगे? आयनिक मंडल। अब कंफ्यूजन ये होता है कि सर ये लेफ्ट हैंड साइड में हो सकती है कि राइट में हो सकती है? बेटा बिल्कुल राइट में हो सकती है। देखो एग्जांपल, NiH2O का होल 6 Cl2। तो क्वेश्चन उठता है दिमाग में कि सर ये यहीं क्यों, यहां पे क्यों नहीं? भैया ये भी आयनिक स्पेयर ही है। तो अपन कह सकते हैं कि वर्गाकार कोष्टक के बाहर, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड हो या फिर आपके राइट हैंड साइड हो, दोनों तरफ जो स्पीसीज होती है उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? उसको बोल देते हैं हम आयनिक मंडल, ठीक है बेटा। तो नंबर फर्स्ट परिभाषा इसकी क्लियर होती है कि वर्गाकार कोष्टक के बाहर स्थित जो स्पीसीज होगी उसको हम क्या बोल देंगे? आयनिक मंडल बोल देंगे, ठीक है बेटा। नंबर सेकंड आता है, नंबर सेकंड पे आता है आपके पास में कौन सा? नंबर सेकंड आता है आपके पास में समन्वय मंडल। कौन सा आता है बेटा? समन्वय मंडल। और क्या बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेशन स्पेयर बोलते हैं। देखो अपन कहेंगे कि वर्गाकार कोष्टक में कौन कौन सी चीजें मौजूद है? तो एक तो सेंट्रल मेटल हो गया, और प्लस में कौन सा हो गया? लीगेंड हो गया, ठीक है। तो अपन कहेंगे कि वर्गाकार कोष्टक में स्थित या फिर लीगेंड और आपके पास में सेंट्रल मेटल जिस ब्लॉक में स्थित होती है या फिर जिस कोष्टक में स्थित होती है उसको हम बोलेंगे समन्वय मंडल। इसकी खास बात क्या है कि इसका आयनन संभव नहीं है आगे, इसका आयनन संभव नहीं है, इसका आयनन संभव नहीं है, ठीक है बेटा। तो कहेंगे कि वर्गाकार कोष्टक या गुरु कोष्टक में स्थित लिगेंड में केंद्रीय धातु परमाणुओं को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? समन्वय मंडल। या फिर अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि आयनिक मंडल के अलावा वर्गाकार कोष्टक में जो भाग स्थित होता है उसे हम क्या बोल देते हैं? समन्वय मंडल कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? आयनिक मंडल के अलावा वर्गाकार कोष्टक में स्थित भाग क्या कहलाता है? समन्वय मंडल या कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहलाता है, ठीक है बेटा। अब नंबर थर्ड पे आते हैं। देखो बेटा नंबर थर्ड के लिए अपन लेते हैं, कौन सी ली थी अपन ने? सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल या क्या बोलते हैं इसको अपन? केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है बेटा। क्या कहेंगे? देखो
अपन को पता है कि उपसहसंयोजक बंध की खास बात क्या होती है कि जो आपके पास में Fe जो है वो इलेक्ट्रॉन लेगा और जो Cl है वो इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहीं से परिभाषा बन जाएगी कि वह परमाणु, सुनना अच्छे से, वह परमाणु, अणु या आयन जो कि लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म लेकर क्या बनाता है, उपसहसंयोजक बंध बनाता है। क्या बनाता है, उपसहसंयोजक बंध बनाता है, उपसहसंयोजक बंध बनाता है। तो बन गई परिभाषा कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन देगा वो कौन देगा, लिगेंड देगा। लेगा कौन, लेगी यहां पर कौन, सेंट्रल मेटल। परिभाषा बन गई कि वह परमाणु, अणु या आयन जो कि लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म लेकर क्या बनाता है, उपसहसंयोजक बंध बनाता है। तो इसका जो नेचर होगा सेंट्रल मेटल का, इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा बेटा, इसका नेचर होगा लुईस अम्ल की भांति। क्योंकि अपन जानते हैं कि लुईस ने यही तो कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म लेगा वो लुईस अम्ल है और जो इलेक्ट्रॉन युग्म देगा वो क्या है, लुईस क्षार है। तो अपनी परिभाषा हो गई पहली, कौन सी हुई, आयनिक मंडल। इसमें क्या कहा कि वह स्पीसी जो कि कैसी होती है, आयनिक होती है और कहां होती है, वर्गाकार कोष्ठक के बाहर होती है, उसे क्या बोलेंगे अपन, आयनिक मंडल कहेंगे। तथा अब बात करते हैं अपन किसकी, दूसरी बात किसकी की थी, समन्वय मंडल की। इसमें क्या कहा कि वर्गाकार कोष्ठक में स्थित लिगेंड व केंद्रीय धातु परमाणु को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, समन्वय मंडल कहा जाता है। नंबर थर्ड बात किसकी आई बेटा, नंबर थर्ड बात आई आपके यहां पर सेंट्रल मेटल की। इसके लिए मैंने क्या कहा कि लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म लेकर क्या बनाता है, उपसहसंयोजक बंध बनाता है। कौन, परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे सेंट्रल मेटल या केंद्रीय धातु परमाणु। इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा बेटा, लुईस अम्ल की भांति होगा। अब अपन जो फोर्थ टर्म है आपकी यहां पर आपके पास में जो नंबर 4 आ रहा है उसको अपन डिस्कस करेंगे। और आपको बताया था मैंने कि जो आपके फोर्थ टर्म है वो आपकी यहां पर कौन सी थी, आपकी फोर्थ टर्म थी यहां पर लिगेंड आपके पास में फोर्थ टर्म थी। तो यहां पर आपके पास में फोर्थ टर्म्स जो है वो अपन यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। तो लिगेंड के बारे में अपन कहेंगे तो देखो जो परिभाषा अपन ने सेंट्रल मेटल के लिए पढ़ी थी वही परिभाषा अपन लिगेंड के लिए भी दे सकते हैं। कैसे, देखो यहां पर आपको पता है कि जो Cn- है वो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देगा किसको, Fe को, ठीक है। तो कहेंगे कि वह परमाणु, अणु या आयन जो कि इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उसने ग्रहण किया था और ये क्या करेगा, दान करेगा और कौन सा बंध बनाएगा, ये बनाएगा उपसहसंयोजक बंध। ठीक है बेटा, बंध, ठीक है। तो परिभाषा बन गई कि वह परमाणु, अणु या आयन जो कि इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके क्या बनाता है, उपसहसंयोजक बंध। किसको देगा, सेंट्रल मेटल को देगा। तो भैया देखो दान कर रहा है तो कॉमन सी बात है कि इसका जो नेचर होगा वो नेचर कैसा होगा, इसकी प्रकृति होगी लुईस क्षार, मतलब ये क्या करेगा, लुईस क्षार के समान व्यवहार करेगा। ठीक है बेटा, तो ये परिभाषा आपके पास में किसकी हो गई, लिगेंड की भी हो गई। अब देखो इसमें लास्ट परिभाषा बचती है, वो लास्ट परिभाषा कौन सी बचती है इसके अंदर, इसके अंदर परिभाषा बचती है उपसहसंयोजक संख्या। ठीक है, उपसहसंयोजक संख्या, उपसहसंयोजक संख्या, ये 5वीं टर्म थी बेटा, उपसहसंयोजक संख्या, या इसको अपन समन्वय संख्या भी कहते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर भी इसको आप बोलते हो, सेंट्रल कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है बेटा, देखो देखो केंद्रीय धातु परमाणु से, केंद्रीय धातु परमाणु से जितने लीगेंड जुड़े होते हैं,
जितने लिगेंड जुड़े होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम उपसहसंयोजक संख्या कहेंगे। ऐसे भी कह सकते हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु से लिगेंड जितने उपसहसंयोजक बंध बनाता है, उपसहसंयोजक बंध बनाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम उपसहसंयोजक संख्या कहते हैं। ये अलग अलग हो सकती है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ पे। तो जनरली परिभाषा हो गई अपनी पांचों, ठीक है। कौन सी थी, एक बार नाम ले लेते हैं। आयनिक मंडल, समन्वय मंडल, ये कौन सा था, सेंट्रल मेटल, लिगेंड, और पांचवा कौन सा था, उपसहसंयोजक संख्या। तो ये पांचों परिभाषाएं अपनी क्या होती है, यहां से क्लियर होती है। अब देखो थोड़ा सा अपन यहां लिगेंड के बारे में देख लेते हैं। लिगेंड के बारे में देखे उससे पहले एक क्वेश्चन दिमाग में उठ रहा है, मेरे उठ रहा हो सकता है आपके भी उठ रहा हो, कि सर ये ही दान क्यों करता है और ये ग्रहण क्यों करता है। कॉमन सी बात है, मैं बार बार कह रहा हूं कि भैया इसने दान किया, इसने ग्रहण किया, ऐसा क्यों भाई, क्या हो गया ऐसा। तो देखो अपन को पता है कि जो सेंट्रल मेटल है ये 3D ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, और 3D ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा आपको पता है ये धातु होती है, और धातु का नेचर पता है आपको कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन का त्यागना, इलेक्ट्रॉन का त्यागना, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं। अब कॉमन सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा, प्लस चार्ज आएगा, या तो +2 आ जाए या +3 आ जाए, ठीक है। तो भैया आपको पता है कि जो 3D ब्लॉक के एलिमेंट्स है उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, लेने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इनमें क्या होता है, रिक्त डी कक्षक पाया जाता है, इनमें रिक्त डी कक्षक पाया जाता है, ठीक है। और इनके पास में क्या होता है, जैसे Cn- का लेते हैं एग्जांपल, साफ साफ दिख रहा है, आवेश दिख रहा है इसके ऊपर, तो इसके पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो भैया जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करेगा, दान करेगा। तो बेटा ये कारण है कि ये हमेशा दान करेगा और ये हमेशा क्या करेगी, ग्रहण करेगी। ये छोटा सा कंफ्यूजन था जो मैंने क्या किया, आपका दूर किया यहां से, ठीक है। अब अपन वैसे तो इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे लिगेंडों के प्रकार, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप जिससे पढ़ के आओ, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा क्या करता हूं, लिगेंड के बारे में बता देता हूं। तो देखो बेटा यहां पर जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है आपका लिगेंड के प्रकार, ठीक है बेटा, लिगेंड के प्रकार, ठीक है। अब देखो लिगेंड के प्रकार यहां अपन जो देख रहे हैं वो लिगेंड के प्रकार देख रहे हैं संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर, ठीक है बेटा, संख्या के आधार पर, ठीक है। संख्या के आधार पर इनको जनरली एक दंतुक लिगेंड, ठीक है, द्विदंतुक लिगेंड, त्रिदंतुक लिगेंड, बहुत सारे टॉपिक है। अब इन्हें देखो कैसे कहा, थोड़ा बता देता हूं। जैसे देखो कुछ एग्जांपल है, F-, Cl-, Cn-, ठीक है, OH-, H2O, ठीक है, NS3, ये कुछ एग्जांपल है जो कि किस में आएंगे, एक दंतुक में। देखो इनके ऊपर क्या है, ऋणावेश है, तो अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, त्याग देगा। इन्हें एक दंतुक क्यों कहा, क्योंकि देखो इनके पास में सिर्फ एक ही एटम ऐसा है जो कि इलेक्ट्रॉन युग्म में दान कर सकता है। इसमें फ्लोरीन है, इसमें क्लोरीन है, इसमें साइनाइड है, इसमें कौन करेगा, इसमें ऑक्सीजन करेगा, ठीक है। यहां पर देखो कोई चार्ज तो नहीं है, लेकिन ये लोन पेयर ऑक्सीजन के पास में क्या है, शेष बच रहा है, इसलिए ये कर सकता है, त्याग कर सकता है। ऐसे ही देखो NS3 की भी सेम कहानी है, ये भी अपना त्याग कर सकता है। तो बेटा इनके बारे में अपन जनरल डिस्कस नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पूरा डिटेल से करेंगे कि एक दंतुक, द्विदंतुक, त्रिदंतुक, चतुर्दंतुक, पंचदंतुक, षड्दंतुक, इन्हें क्यों कहा गया है, क्या कारण है, कौन कौन से इसमें जो तत्व है जो दे सकते हैं। तो बेटा इनके बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आना है। तो मैं आशा करता हूं कि आपके समझ में आया होगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।